Good morning all of you. Today we will read chapter 2 of history of class 8 और इसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडिया में आया था और किस तरह से उसने इस्टेब्लिश किया था। जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो बोला कि इसमें हमने ये पढ़ा था कि वो छोटा सा व्यापार करने के लिए आया था और धीरे धीरे उसने फिर अपनी नींव मजबूत कर ली और जो देसी राजा हैं उनको अपने साथ में मिला लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं हाउ ट्रेड लेड बी बैटल्स, कि व्यापार से युद्धों तक का हम इसमें सारा पढ़ेंगे। So the 18 years century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal unsatisfied after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as their religion power were doing at the time. Murshid Qali Khan was followed by the Arivardi Khan and then Sirajuddaula as the Nawab of the Bengal. Each one of them was strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company and right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortifications. Accusing the company of the dissent, they claimed that the company was depriving the Bengal government of hug amount of the revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate at the Nawab at his official. 18वीं सदी की जब शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था और उसकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया था। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दिखी उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों से अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो ये था कि मतलब औरंगज़ेब आया था और औरंगज़ेब के बाद जो नवाब आए थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और कंपनी के साथ उनके जो संबंध थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे। तो ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। पर हाँ, ये औरंगज़ेब के बाद के काल के बारे में बताया है कि सिराजुद्दौला के समय में कंपनी से उस संबंध जो है वो सही नहीं चल रहे थे। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे कि अब इसी कारण से जो युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था। वैन अलीवर्दी खान दैट इन 1756 सिराजुद्दौला become the Nawab of the Bengal. The company was worried about his power and keen on the puppet rulers who would willing give trade concession and other privilege. So it tried, so without success. To help one of Sirajuddaulah rivals become the Nawab and infiltrate, Sirajuddaulah asked the company to stop the meddling in the political affairs of his dominating, stop fortifications and pay the revenues. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory and the Qasim Bazaar, captured the company. Officials locked the warehouse, disarmed all the Englishmen and the blockade English ship, then the merchant to Calcutta to establish control over the company for their. कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले।
मतलब जो कंपनी थी वो रेवेन्यू नहीं दे रही थी बंगाल के नवाबों को, तो फिर बंगाल के नवाबों को जब लगान नहीं मिल रहा था तो उनको भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनका जो खजाना था वो कम हो रहा था, तो इस कारण से लड़ाई थी। लेकिन जो कंपनी थी वो अपनी हट पे लगी हुई थी। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांग है जिससे कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पूरा निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया और परिणामतः फिर प्लासी का युद्ध हुआ। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें 1756 में ये युद्ध हुआ था। वह अलीवर्दी खान died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ द बंगाल। जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड नीड ऑफ अ पपेट रूलर who would willingly give the trade concession of other privilege so tired। तो कंपनी जो थी वो बहुत सिराजुद्दौला की ताकत से भयभीत थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली शासक को चाहती थी जो कंपनी के अकॉर्डिंग चलें और उसमें आनाकानी न करें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से मतलब उसके जितने भी दुश्मन थे उसमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी लेकिन नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने यह हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। मतलब जो सिराजुद्दौला था वो कंपनी के सामने किसी भी हालत में नहीं झुका। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेज के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेराबंदी में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे कर लिए, उधर का रुख किया। तो जो सिराजुद्दौला था वो बहुत शक्तिशाली था, वो किसी से डरता नहीं था। उसने कंपनी से अच्छा खासा मतलब टकराव किया और इसे ही हम मतलब प्लासी के युद्ध से समझते हैं। अब इसके बाद में द जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडियन हाउस, ये जनरल कोर्ट रूम है ईस्ट इंडियन हाउस का और इसके बारे में आप देखिएगा। उसके बाद जो अब आता है वो है आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला was assigned as Mr. Zafar The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद जो सिराजुद्दौला था उसने उसके बाद मीर ज़फ़र को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी जो थी वो भी अभी शासन को संभालने को तैयार नहीं थी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कंटेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स हु वर willing to great privilege then the territories need not be take over the directly। तो प्लासी के जंग के बाद जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया और मीर जाफ़र कंपनी अभी भी अपने शासन को संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल जो उद्देश्य था वो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के किया जा सकता तो वह किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी।
Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of the dignity and the sovereignty if they wanted respect from the subject. जल्द ही कंपनी को यह एहसास हो गया कि ये रास्ता भी आसान नहीं था कि किसी कठपुतली नवाब को बैठा दिया जाए और उनको इशारों पे चलाया जाए। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता। What could the company do when Mr. Jafar protested? The company disposed him and installed Mir Qasim in the place. When Mir Qasim complained, he in turn was a defect in the battle fought at the Buxar, driven out the Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company more money to finance its war and meet the demands of the trade at its other expenses, wanted more territories and more revenue. By the time of the Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed, having failed to work with puppet Nawabs. Having failed to work with the puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." तो अब जल्दी कंपनी को क्या एहसास होने लगा कि यदि कोई कंपनी कठपुतली शासक बना देती है तो उससे भी कंपनी का काम नहीं चल रहा है, तो उसे ऐसा नवाब बनाना पड़ेगा जो कंपनी के प्रति संप्रभुता दिखाकर रखे और कंपनी के प्रति सम्मान दिखाए। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसे बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों व अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही हमें नवाब बनाना पड़ेगा। अब उन्हें विश्वास नहीं रहा क्योंकि वे जो नवाब थे वो तो उनका फिर विरोध कर देते थे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर appointed the company was the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from the Britain. This was because at the time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from the Britain slowed after the Battle of the Plassey and the entire stopped after the assumption of the Diwani. Now, revenue from India could finance company expenses. This revenue could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of the building the company fort and offices at Calcutta. फाइनली आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब देखा जाए तो टोटली जो कंपनी का ही अधिकार हो गया बंगाल पर। इस तरह से कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। अब जितना भी बंगाल का रेवेन्यू था, जितना भी बंगाल में पैसा आता था, वो सब कंपनी के नियंत्रण में था। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता गया, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। भारत से जब वो कच्चा माल लेते थे तो उसके बदले में उन्हें सोना चांदी देना होता था कंपनी को।
इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ न थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। मतलब पहले तो कंपनी को सोना चांदी देना पड़ता था भारत को, लेकिन अब जब बंगाल पर अधिकार कर लिया तो बंगाल में उन्हें इतना पैसा मिल गया कि वो अपने सेना का भी सारा खर्चा उठाने लगी और अब जो व्यापार करती थी तो मतलब बंगाल से जो पैसा मिलता था वो भारत में देने लगी। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब, कि व्हाट डिड मीन टू नवाब्स, कि नवाब का क्या मतलब है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।